नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, आपका प्राइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी मंच सज चुका है। आजकल आप सुन रहे होंगे हर मंच से महिला शक्ति के वंदन की बात। दरअसल सारे सियासी दल, चाहे वो इंडिया गठबंधन के पाले में हो या एनडीए के साथ, हर कोई देश की दिशा और दशा तय करने वाली आधी आबादी पर डोरे डालता नजर आ रहा है। अब समझिए, ये यूं ही नहीं है। दरअसल बीजेपी के घटक दल हो या फिर कांग्रेस अगुवाई वाले घटक दल, सबको ये पता है कि नारी शक्ति जिस ओर चल देगी, दिल्ली का रास्ता उतना ही आसान हो जाएगा। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, या फिर सियासी दल मंचों से आधी आबादी को साथ लेने की कवायद यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो मतदाताओं की संख्या में जहां पुरुष मतदाता करीब 49 करोड़ के आसपास हैं, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या भी 47 करोड़ के आसपास बैठती है। यानी क्षेत्र, जाति और धर्म से ऊपर उठकर आधी आबादी अगर किसी का साथ चुनावी समर में दे देती है तो समझो बेड़ा पार हो जाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन पिछले 2 चुनाव का ट्रेंड देखा जाए तो आधी आबादी का रुझान लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी मैजिक की ओर साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। दोस्तों, अब देख लीजिए, पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। 2014 में महिला मतदाताओं का 19% कांग्रेस को हासिल हुआ, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 29% महिलाओं का साथ लोकसभा चुनाव में हासिल हुआ। वहीं पिछले आम सभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस को 20% महिला मतदाताओं का साथ मिला, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को करीब कांग्रेस से 16% ज़्यादा यानी 36% महिला वोट हासिल हुआ। हालांकि केंद्र सरकार की कई योजनाएं ऐसी रहीं जो महिलाओं को साधने का आधार बनी। महज उज्ज्वला योजना, समृद्धि योजना, कन्या सुमंगला, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, मातृत्व सुरक्षा से जुड़ी सुमन योजना जैसी योजनाएं, स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना रही हो, या फिर अल्पसंख्यक महिलाओं को 3 तलाक जैसे दंश से मुक्त कराने की बात हो, महिला मतदाताओं पर अच्छा खासा प्रभाव डालती नजर आई हैं। और अब ये इस बार तो महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पास होना बीजेपी को एक बड़ा हथियार मिल गया है। हालांकि ऐसी योजनाएं महिलाओं को लेकर कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारों में भी देखी गई हैं। मसलन 1992 में पंचायती राज में महिला आरक्षण का प्रावधान किया जाना, घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिनियम जो 2005 में अस्तित्व में आया, 1982 से लगातार महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए लाई गई DWCRA योजना, 1993 की महिला समृद्धि योजना, जननी सुरक्षा योजना, इंदिरा मातृत्व सहयोग योजना जो साल 2010 में आई, वगैरह वगैरह। यानी कुल मिलाकर आधी आबादी को लेकर योजनाएं तो बनी, सियासत भी कम नहीं हुई। एक पक्ष योजनाओं का रहा तो दूसरा पक्ष ये भी कि पिछली लोकसभा में महज 15% महिलाओं की भागीदारी रही, और उत्तर प्रदेश विधानसभा की अगर बात कर ली जाए तो केवल 12% महिलाएं यहाँ अपनी हिस्सेदारी निभा पाई। दोस्तों, बात चाहे जो हो, इस बार सारे सियासी दल महिला शक्ति का वंदन करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक महिला सशक्तिकरण का एक बार फिर वादा दोहराते नजर आ रहे हैं। चलिए, आज हम आधी आबादी के लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी को लेकर एक बेहतर पैनल के साथ चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं नारी शक्ति को लेकर ये बयान। 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है, और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। तो सुना आपने 2 बयान, इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी का बयान और एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। जाहिर सी बात है, आधी आबादी को लेकर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ जहां
बीजेपी और टीम मोदी हर मंच से महिला सुरक्षा की बात कर रही है, नारी शक्ति का वंदन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी नारी न्याय योजना का घोषणा करते नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर सबको ये पता है, सारे सियासी दलों को ये पता है कि आधी आबादी को अगर अपने साथ कर लिया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका भला होने वाला है। यानी कुल मिलाकर आधी आबादी को लेकर सियासत सियासी मंच से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ ये आधी आबादी किसके साथ जाने के लिए खुद को तैयार कर पाती है, क्योंकि योजनाओं की बाढ़ है। ऐसे तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से। निश्चित तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हों या गैर बीजेपी शासित राज्य हों, सब तरफ आप देखेंगे तो महिलाओं के सुरक्षा, उनके समृद्धि और उसकी खुशहाली को लेकर अलग अलग योजनाओं की एक झड़ी सी लगी हुई है। अब जानने की हम कोशिश करेंगे। इस चर्चा के जरिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं और अगले 1 घंटे तक हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आधी आबादी को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसे क्या कुछ हासिल हो रहा है, और अब जो दावा किया जा रहा है आने वाले चुनाव के बाद क्या कुछ उसे हासिल होगा। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, काफ़ी तेज़ तरार तरीके से बीजेपी का पक्ष रखते हैं। विवेक पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ नेता कांग्रेस हैं मोहित दीक्षित जी, सैयद मोहम्मद तकी साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, सुभाष चंद्र यादव सुभाषपा का पक्ष रखेंगे, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी। निश्चित तौर पर चलिए विवेक जी, सबसे पहले आप ही से बात कर लें। भाई, आधी आबादी को लेकर के आप भी बहुत घोषणाएं कर रहे हैं मंच से। प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया है कि वो नारी शक्ति की रक्षा के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने को तैयार हैं। देखिए संजय जी, नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला करके सरकार ने अपनी मंशा सदन में साफ कर दी। जी, आधी आबादी से जुड़ा बिल जो तमाम सरकारों के दौरान लंबित रहा, इसको पेश करने की लोग औपचारिकताएं करते रहे, उसको हमने पेश भी किया, पास भी कराया। और ये हमारा उस आधी आबादी के प्रति सच्चा समर्पण, सच्ची भक्ति थी, जो उन्होंने हमें पूरे दमखम के साथ भारत की संसद में भेजा था। हमने अपने कार्यकाल में उनका वो ऋण भी उतारने की पूरी कोशिश की, और हमने इसको पिछली सरकार से ही अपने एजेंडे में रखा। जब हम सरकार में आए तो हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। उसका बहुत ही अच्छा परिणाम उन प्रदेशों के लिंग अनुपात में देखने को मिला जो प्रदेश भ्रूण हत्या के लिए बदनाम थे। कन्याओं की भ्रूण हत्या के लिए सुधार हुआ, लिंग अनुपात बदले। और जिस तरह से सरकार ने फोर्सेज में, थल सेना में, सेनाओं में जिस तरह से महिलाओं को तरजीह देने का कार्य शुरू किया, और आपने पासिंग देश की परेड में भी महिलाओं की टुकड़ी को देखा, चाहे वो अर्धसैनिक बलों के मार्च हो, चाहे सैन्य बलों के मार्च हो, वो कहीं ना कहीं बताता है कि अब आधी आबादी हमारे कंधे से कंधा मिला करके चल रही है और चलने में सक्षम है। आवश्यकता उनको और मौका दिए जाने की है और उनके लिए हर दरवाजे खोलने की है, वो हमारी सरकार ने किया। इसी के साथ साथ हमने एक लखपति दीदी योजना भी लाई स्वयं सहायता समूह में। 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था करके हमने महिला सशक्तिकरण, खासकर उस ग्रामीण महिला के सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम हमने दिया है वो ऐतिहासिक है जी। और इस तरह से हमारी जो स्वयं सहायता समूह में बहनें लगी हुई हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, और उनकी जब आर्थिक स्थिति सुधरती संजय जी, तो पूरे परिवार का आर्थिक स्टेटस बदल जाता है जी। और पहले चरण में विवेक जी और लोगों को बहुत सी योजनाएं हैं, आप जितना समय देंगे मैं गिनाता जाऊंगा। अभी चर्चा सबसे बारीक चीज आप ये देख लीजिए कि हमने राशन कार्ड भी महिला के नाम पे कर दिया। आज राशन महिला के नाम पे ही मिलता है। तो हमने कहीं ना कहीं महिला को
परिवार का केंद्र माना है और उस केंद्र को शक्ति के स्वरूप में हम वंदना करते हैं, सम्मान करते हैं, उपासना करते हैं और नारी शक्ति हमेशा से हमारे लिए वंदन का विषय रही है। ठीक है, चलते हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी के बाद संभवतः कांग्रेस की ही बारी आनी चाहिए, क्योंकि भाई एक एनडीए गठबंधन, दूसरा इंडिया गठबंधन। मोहित जी, आपके पास चलेंगे, अभी आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाएंगे। आधी शक्ति को लेकर के राहुल गांधी ने भी नारी न्याय योजना का घोषणा की है चुनावी मंचों से। भाई जो विवेक जी कह रहे थे, उनकी सरकार ने तो बहुत कुछ किया है नारी के लिए। आपकी क्या योजना है? सबसे पहले मैं योजनाओं पे बात करूंगा, फिर आरोप प्रत्यारोप पर जाएंगे। हाँ ये स्पष्ट रूप से बता दूं, जब नारी के शक्ति सशक्तिकरण की बात आती है तो नारी न केवल अपने परिवार में आवाज आ रही है मोहित जी? अप्रोच होता है, जो सोच होती है वो सर्वांगीण विकास के लिए होती है। अगर हम किसी परिवार की नारी को सशक्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरे समाज को सशक्त करने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आज की स्थितियां ये है, जब आज चुनाव के दहलीज पर देश खड़ा हुआ है तो नारी के लिए क्या कांग्रेस पार्टी का प्रायोजन है, क्या प्रायोजन रहा, वो तो सबने देखा, उसको स्वीकार किया। नारी को सशक्तिकरण करने के लिए सारे प्रयास लगातार किए गए। आज की स्थितियों में जब हम देखेंगे तो आज जब नोटबंदी एक ऐसा जो लाई गई, उससे घर की नारी की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। तो पहला काम, चाहे नारी मजदूर हो, चाहे नारी हमारे किसान भाइयों के साथ काम करने में लगी रहती हो, उनको सुदृढ़ बनाना, उनकी अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए सबसे पहला काम उनके जेब में वो धनराशि जो नोटबंदी के माध्यम से मोदी जी ने निकाल करके अपने मित्रों को जो दे दी, उसको पहला काम उनको कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से उनको ताकत दी जाए, ताकि वो घर की अर्थव्यवस्था बनाए। उनकी घर की अर्थव्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था बनेगी और कहीं ना कहीं देश वापस तरक्की और विकास के ट्रैक पे जाएगा। तो पहला काम सरकार कांग्रेस की बनते हुए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए, नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी न्याय के लिए 1 लाख रुपए हर गरीब महिला को दिया जाएगा, जो कहीं ना कहीं ठगी गई मोदी जी के नीतियों के बाद। रही उनकी सुरक्षा को लेकर के, लगातार समूहों में जो बनाए गए ग्रामीण में उनकी समस्याओं को रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको लेकर के समस्याओं के लिए एक ग्राम पंचायत लेवल पर एक ग्राम मैत्री की योजना बनाई गई है, जिसमें एक संस्था रहेगी जो उनको सरकारी योजनाओं के अच्छी तरीके से लाभ, सार्थक तरीके से लाभ जो नहीं मिल पाया, जो आज भी नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं बीच के जो मीडिएटर है उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हुए उनको ठगा सा महसूस करा। जी मोहित जी, आवाज आ रही है? आवाज लगता है तकनीकी कारणों से नहीं पहुंच पा रही है। चलिए हम बात कर लेंगे तकी साहब से, आम आदमी पार्टी। भाई महिलाओं को लेकर के शक्ति वंदन हर मंच से हो रहा है, आपकी भी राय जानना चाहेंगे। आरोप प्रत्यारोप बाद में, पहले अपनी बात रख लें अपने पार्टी का कि आधी आबादी को लेकर के क्या सोच है। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा महिलाओं के प्रति बहुत ही उत्तरदायी रही है, उससे वो संवेदनशील रही है। हमने हमेशा ये महिलाओं को अपने आगे रखा है और आम आदमी पार्टी के अंदर यह वातावरण बना के रखा है कि महिलाओं को हमेशा जब वो राजनीति में आए तो उनको सुरक्षित महसूस हो। कई बार भारत की राजनीति में महिलाएं जब सामने आती है तो उनके अंदर सुरक्षा की भावना आती है, वो स्टेजेस पे नहीं आती, वो सामने नहीं आती। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा ये व्यवस्था बना रखी है अपनी पार्टी के अंदर, सख्त निर्देश हैं। इतनी महिलाएं हमारे कार्यकर्ता हैं, इतनी महिला पदाधिकारी हैं या जो ऊपर रहे, उन सब के लिए बहुत सम्मान है और महिलाओं को हमेशा आम आदमी पार्टी आगे रखती है। अब एक आम आदमी पार्टी ने अभी हाल फिलहाल में अनाउंस किया है कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं को, जो बच्चियां, उनको 1000 रुपये पर महीना दिया जाएगा। बहुत पहले आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को मुफ्त के अंदर जो है व्यवस्था करी थी, इसके अंदर महिला जो है मुफ्त के अंदर दिल्ली की जो ट्रांसपोर्ट की बस है उस पर चल सकती थी, जा सकती थी। तो उनको फ्री में जाना के लिए उन्होंने दिया और वो बिल्कुल फ्री है दिल्ली में महिलाओं को जाना।
दूसरी बात है कि हमने वहां पे महिलाओं के लिए मार्शल लगाए ताकि महिलाओं के साथ जिस तरह की वारदातें पेश आ रही दिल्ली में वो वारदातें पेश ना आए, तो हमने वहां महिलाओं के लिए मार्शल लगाए हैं। हमारी जो स्वाति मालिवाल है, जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा की सांसद बन गई है, उन्होंने महिला आयोग की तरफ से बहुत काम किया महिलाओं के लिए। हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि महिला अपने को सुरक्षित महसूस करें। और हमारी जो वहां पे जो शिक्षा मंत्री अतिशी जी, वो लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है। महिलाओं की जो शिक्षकों की संख्या बढ़ा रही है, वहां के ऊपर उनको अधिकार दे रही है। और हमने वहां पे फ्री में जो पानी दिया है और फ्री में जो बिजली दी है, उससे जो है गृहिणी जो है, जो महिला है, उसका बजट बचता है और महिला खुश होती है, गृहिणी खुश होती है तो परिवार खुश होता है। और देखिए अभी ये जो आंकड़े हैं बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़ी है और परिवार की आय बढ़ी और सेविंग बढ़ी है। तो हमने महिलाओं के लिए लगातार काम किया। हम चाहते हैं कि मेरा महिलाओं को आगे रखे, हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। अगर हम देश को सशक्त करना चाहते हैं और बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, तो महिलाओं को हमें अपने आप से बराबर नहीं, अपने आप से आगे रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम महिलाओं को बराबर मौका दे रहे हैं। हमने जब टिकट भी बांटा उसमें महिलाओं को टिकट दिया। बहुत से लखनऊ में भी जब हमने सभासद के टिकट में काफी महिलाओं को आगे रखा, उनको टिकट दिया। हालांकि वो जीत नहीं पाई, वो नहीं रहा, लेकिन हमने उनको टिकट दिया। और टिकट बांटने में हम कोई ये नहीं देखते कि कोई पक्षपात नहीं करते। अगर महिला कैंडिडेट है और लड़ने के लिए इच्छुक है और लड़ने लायक है तो उसको टिकट देते हैं। और कई बार पुरुषों को पीछे करके महिलाओं को आगे जगह बनाते हैं। ठीक है, पहले ये हमने महिलाओं के लिए हमेशा किया है। और आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए बहुत संवेदनशील है, महिलाओं को बहुत सम्मान करती है। ठीक और है, हर महिला ताकि साहब पहले माता है, चरण में बहन और है। लोगों को शामिल कर लेते हैं। विवेक जी, गंभीर मसला है ये। आधी आबादी को लेकर के जो वादे और दावे होते हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी की क्या सोच है? देखिए, पहले तो मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा। और बहुत अच्छा विषय है कि महिला शक्ति पे आज बात हो रही है, क्योंकि महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण पे बात होनी भी चाहिए। चूँकि हर व्यक्तित्व की, हर जीव की, हर व्यवस्था की जननी और पोषक कहीं ना कहीं महिलाएं होती हैं। मैं अगर अपनी पार्टी पे आऊँ, पार्टी की नीतियों की बात करूँ, तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं को अग्रज स्थान पे रखने का प्रयास किया है। चाहे वो चुनाव के माध्यम से हो, चाहे नीतियों के माध्यम से हो, चाहे व्यवस्थाओं के माध्यम से हो, चाहे संस्थाओं के माध्यम से हो, चाहे अवसर के माध्यम से हो, चाहे मुख्यधारा में जोड़ने की कवायद की बात हो। आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी में हमारी सरकार हुआ करती थी, हमने कई ऐसी योजनाएं बनाई जिससे कि महिलाओं, बच्चियों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। जब हमने लैपटॉप बांटे, उस समय भी हमने निष्पक्षता से, लिंग भेद को न देखते हुए निष्पक्षता के साथ, चाहे बच्चियां थी चाहे बच्चे थे, हमने सभी को लैपटॉप देने का काम किया ताकि वो शिक्षित होकर के साक्षरता और प्रौद्योगिकी के दिशा में विकास कर सके। चूंकि अखिलेश यादव जी का दूरदर्शी विजन था हमेशा से कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। हम तो हमेशा से ये कहते थे। अब मैं आपको याद दिला दूं, पढ़े बेटी बढ़े बेटी ये हमारी योजना थी। समाजवादी पेंशन योजना, विशेषकर जो हमने योजना लगाई, जो लागू की थी विधवा महिलाओं के लिए, विशेष करके ये एक सकारात्मक योजना थी जिससे उनको आर्थिक सुदृढ़ता मिलती। कन्या विद्याधन आपको पता ही है, किशोरी शक्ति योजना, उसके बाद 1090 महिला हेल्पलाइन जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त की, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश ने कि महिलाओं के लिए एक ऐसी सुरक्षित और सुरक्षा की भावना पैदा करने वाली योजना आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चली, जिससे कि महिला शक्ति, महिला सम्मान और महिलाओं के लिए एक सकारात्मक माहौल का निर्माण हुआ उत्तर प्रदेश में। जी, समान कार्य समान वेतन की योजना हम लेकर के आए थे ताकि महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, लेकिन लिंग भेद का वहां पे कहीं ना कहीं अनुसरण न करते हुए हमने प्रयास किया कि हम लिंग भेद को दूर करने का प्रयास करते हुए महिलाओं को और पुरुषों को समान अवसर के साथ कंधे से कंधा मिला करके उत्तर प्रदेश के विकास को आगे ले जाने का प्रयास कर सके। आईटी सिटी में 50% आरक्षण हमने महिलाओं को रिजर्व करने का काम किया था ताकि वहां पे केवल और केवल एक छत्र पुरुष प्रधान मानसिकता का आधिपत्य न हो सके। उससे बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊं, रानी लक्ष्मीबाई सशक्तिकरण कोष की विशेष स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी ताकि बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, विद्यालय जाने वाली बच्चियों के लिए जो विशेष पैकेज घोषित किए जाते हैं समय समय पर, उनका उपयोग करके इनको सकारात्मक दृष्टि से शैक्षणिक रूप से मजबूत किया जा सके। और एक मैं आपको उपलब्धि बताना चाहूंगा, हमने जो 1090 वुमेन पावर लाइन शुरू की थी उसमें 5,58,000 ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को हमने जो सहायता दी, जो भय मुक्त समाज की एक दिशा दिखाई, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ख्याति प्राप्त उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए, जिससे कि हमने ये प्रयास किया था कि महिलाओं की भागीदारी हर जगह सुनिश्चित हो, महिलाएं मुख्यधारा से जुड़े
और महिलाओं के अंदर जो एक थोड़ा सा नकारात्मक पुराना प्रभाव पहले चलता था कि जैसे पुरुष प्रधान समाज का जो टैग था उसको हटाने की दिशा में समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की दूरदर्शी योजनाओं ने सकारात्मक भूमिका निभाई, जिससे कि आज की सरकार भी प्रेरणा लेकर के महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लाने की कवायद में लगी है, जो कि एक सार्थक कदम है। मुझे लगता है सार्थक, अच्छी चीजों को आत्मसात करने में कोई बुराई नहीं है। और एक बात, हम तो परिवार वाले लोग हैं, हम तो महिलाओं और बच्चियों के साथ, परिवार के साथ, बूढ़े बुजुर्गों के साथ रहने वाले लोग हैं, तो हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण और महिला वंदन की जब बात हो तो परिवारों के लोगों को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, और बिल्कुल मिलना चाहिए, चाहे वो किसी का परिवार हो, चाहे किसी नेता का परिवार हो, चाहे किसी अभिनेता का परिवार हो, चाहे वो आम गरीब का परिवार हो, चाहे श्रमिक का परिवार हो। अगर महिलाओं की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, तो उसमें एक सकारात्मक और दूरदर्शी दृष्टिकोण जब तक आप नहीं अपनाएंगे, आप एक भय मुक्त महिलाओं के लिए समाज में व्यवस्था स्थापित नहीं करेंगे। चूंकि अभी आपने कहा कि पहला टर्न है, मैं किसी पे आरोपित और आलोचना के माध्यम पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विषय पर उनके उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हो, उनके अंदर एक स्थिर समाज की भावना पैदा हो, उसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है सकारात्मक सुझाव मेरे पास है। अगर सरकार चाहेगी तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आज योगी आदित्यनाथ उसे भी सुने। ठीक है, दूसरे चरण में आते हैं। सुभाष चंद्र जी, भाई आपकी क्या राय है आदि आबादी को लेकर के? नारी शक्ति वंदन को करती आई और नारी शक्ति के प्रति हमेशा समर्पित रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जब से गठन हुआ, तब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से आदि आबादी को हर एक जगह पे, हर एक मुख्य धारा के अंदर लाने की हिमायत करती रही है। आज इस प्रकार एनडीए की सरकार ने नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए 33% आरक्षण देने की जो घोषणा की थी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्व के अंदर आधी आबादी को आधा हक देने के लिए लड़ाई लड़ती आ रही थी, और आज भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महिलाओं को आधी भागीदारी देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयासरत है। हम आधी आबादी को बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य धारा के अंदर महिला शक्ति को जो जगह मिलनी चाहिए, आज भी हमें लगता है कि महिला शक्ति उस मुख्य धारा में आने के लिए वंचित रह चुकी है। उसके बारे में भी विभिन्न राजनीतिक पार्टी, चाहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो गई या तमाम राजनीतिक पार्टियां हो गई, बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बारे में थोड़ा सा सारी राजनीतिक पार्टियों को दलगत भावना से ऊपर उठकर नारी शक्ति के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए विचार करना चाहिए कि उनको किस प्रकार उनको उसकी हिस्सेदारी मिल पाए। हम बात करेंगे महिला की, हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, हम महिलाओं को हिस्सेदारी देने की बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको हिस्सेदारी देने की बारी आती है तो हम सब लोग शायद दाएं या बाएं देखने का शुरुआत कर देते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर थी, तो हमारे पास दिव्यांग कल्याण के अलावा समाज कल्याण मंत्रालय भी था, और समाज कल्याण मंत्रालय के रहते हुए 10 लाख से अत्यधिक लड़कियों को हम लोगों ने स्कॉलरशिप देने का कार्य किया था कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर, विभिन्न जिलों के अंदर। ये अब तक का जिसके पास भी मंत्रालय रहा, अब तक का सबसे ज्यादा बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए किया गया उल्लेखनीय कार्य है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से नारी शक्ति के लिए प्रयासरत है और हमेशा नारी शक्ति के लिए कटिबद्ध रहती है, और एनडीए सरकार भी इसके प्रति कटिबद्ध है, और एनडीए सरकार की वजह से ही आज पूरे भारत देश के अंदर नारी शक्ति अधिनियम लागू हुआ है। एनडीए की वजह से ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। इसके पूर्व के अंदर जितनी भी सरकारें थी, चाहे कांग्रेस की सरकारें हुई हो, समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हो, सुभाष जी ठीक है, ये सब तो विवेक जी गिना चुके हैं। आपसे हम सवाल करेंगे अगले चरण में कि भाई जब आपको जितने सीट शेयरिंग हुई, कितने महिलाओं को आपने चुनावी मैदान में उतारा है, ये बाद में मैं बात करूंगा। अभी वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी के पास चलेंगे। सुनील जी, दावा चाहे तमाम होता है, लेकिन देश में उड़ीसा ही एकमात्र ऐसा राज्य रहा जो 33% महिलाओं को संसद तक भेज पाया। यानी ये आरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी वहाँ से 7 जो महिला सांसद थी वो संसद तक पहुँच पाई, जिसमें 5 जो थे जेडीयू के, 2 बीजेपी के। इसके अलावा बात कर ली जाए तमाम राज्यों की, हमें लगता है कि कहीं 12%, कहीं 14%, कहीं 11% भागीदारी रही महिलाओं की। तो दावा तो तमाम तरह का होता है। मुख्य धारा में लाने का अर्थ ये थोड़ी होता है कि उनको केवल गैस सिलेंडर थोड़ा सस्ता दे दो, उनको कोई स्वरोजगार दे दो, बल्कि उनको मुख्य धारा में लाने के लिए शासन और सत्ता में भी भागीदारी तय होनी चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि अभी जो दावे किए जाते हैं उसमें बहुत कुछ कमियां हैं? देखिए, नारी जननी जगत की, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए नारायण भगवान। तो संजय जी, नारी हमारे माँ के रूप में भी है, पत्नी के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है, बेटी के रूप में है, और हर अभिनय पुरुष के साथ अच्छी तरह से निभाती है। जी।
लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज भी नारी शोषित है, आज भी द्रौपदी चीरहरण हो रहा है। और कब तक होगा? ये खाली टीवी चैनल पे हम लोग बात नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा कानून लेके आए कि जो चीरहरण करने वाले को सरेआम फांसी दे। मेरी अपना सुझाव मांग है, क्योंकि अभी आप देखते हैं, एक मैं वीडियो देख रहा था एक जगह का, मेरी आत्मा को इतना कष्ट हुआ कि 4 बच्चे उसे नोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश बच्चे नहीं थे, आदमी थे, आदमी जो भी हो, आदमी 4 आदमी उसको नोच रहे हैं। द्रौपदी चीरहरण में तो एक ही दुशासन था खाली, और वो दृश्य देख करके मेरी आत्मा इतनी संजय जी विचलित हुई है कि उस क्षेत्र के कप्तान को तो बर्खास्त कर देना चाहिए जिसके क्षेत्रों में नारी की इस स्थिति से गुजर रही हो। दुखद है, दुखद, बहुत दुखद है। दूसरी बात, आपने देखा कि नारियों का शोषण सबसे ज्यादा दहेज के रूप में होता है। राजन जी, संजय जी, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि दहेज नारियों के लिए, बेटियों के लिए अभिशाप है। आज हमारी बहन बेटियां अगर अच्छा पैसा लेकर ससुराल जाती हैं तो उनका सम्मान होता है, और अगर एक पिता सही ढंग से उनको सामान नहीं दे पाया दहेज में तो जला दी जाती हैं, जीवन भर ताने सुनती हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना इस समाज की है। कानून तो हमारा बना, उस कानून का दुरुपयोग भी होता है। मैं भी मानता हूं कि दहेज अधिनियम का भी दुरुपयोग हो रहा है। सच्चाई यह है कि उसके लिए जिले स्तर पर एक टीम होनी चाहिए और उसकी जांच उस टीम के माध्यम से होना चाहिए। हालांकि सीओ साहब जांच करते हैं, एसओ साहब जांच करते हैं। उसके अलावा एक जैसे महिला आयोग है, ऐसे जिले स्तर पर एक आयोग गठन होना चाहिए जहां महिलाओं की बात व्यक्तिगत रूप से अधिकारी सुने और उनको दहेज दानों जैसे कुकृत्य से मुक्ति दिलाएं। आज महिलाएं हमारे देश में कहां पहुंच रही हैं? अच्छी बात है, नभ में, थल में, जल में, हर जगह हमारी बहन बेटियां पहुंच रही हैं। महिला सशक्तिकरण की चर्चा भी होती है, लेकिन सही ढंग से देखा जाए तो संजय जी, आज भी महिलाएं शोषित हैं। जैसे दलित हमारे देश का, गरीब हमारे देश का 70 साल हो गया है, लेकिन वास्तव में शोषित है। और शोषण करने वाला कौन है? हम यहाँ पे। पुरुष कितना भी हो जाए, लेकिन आज महिलाओं को शोषण कर रहा है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। खाली आप विधानसभा और लोकसभा में भेज करके महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकते हैं। अगर यही हो तो वहां एक लिमिटेड सीटें हैं, आबादी हमारी कितनी है। मेरा ये सुझाव है सरकार के लिए कि सबसे बड़ा दहेज दानों इस समाज में आप ऐसा कानून लेके आए, आईटी लगा दीजिए। सब कहीं तो आईटी लगाते हैं, आईटी लगाइए कि वो जो पैसा दे रहा है बाप कैसे दे रहा, किस तरह दे रहा है। एक नजराना बन गया, गिफ्ट बन गया। गिफ्ट भी एक सीमा होती है, और इस पर विशेष इनकम टैक्स अधिकारी जांच करेंगे तो संजय जी कुछ तो कमी आएगी इसके अंदर। और दहेज दानों से पूरा परिवार टूट रहा है, बहन बेटियां जलाई जा रही हैं। मुकदमे देखिए, फैमिली कोर्ट में विवेक जी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, कितने मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? यही कारण है कि कानून है तो, लेकिन कानून का सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। दहेज अधिनियम है हमारा, लेकिन दहेज अधिनियम का भी महिलाएं भी दुरुपयोग कर रही हैं। ऐसा नहीं दुरुपयोग नहीं हो रहा है, पुरुष शोषित हो रहा है। सही ढंग से कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें सच्चाई सामने रखी जाए और दहेज दानों से बहन बेटियों को मुक्ति मिले और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। हम विवेक जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है, चूँकि 49 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और 47 करोड़ करीब महिला मतदाता आ गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम सभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए ये नारी शक्ति और तमाम तरह की ये जो मंच से नज़र आ रहे हैं नज़ारे वो किए जा रहे हों? क्योंकि देश की ये बड़ी विडंबना है। 1951 में 5% महिलाओं का भागीदारी रही थी संसद में, और आज हम जहां 2024 में खड़े हैं, हालांकि 2019 की ही बात करना उचित होगा, यहाँ पर 15% सिर्फ महिलाओं की भागीदारी हो पाई है संसद तक। देखिए संजय जी, महिलाएं जिस गति से धीरे धीरे सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है, उसी तरह से उनकी संसद में मजबूत उपस्थिति भी दिख रही है। आपने जो आंकड़ा दिया कि एक समय 5% थी, आज वो परसेंटेज बढ़ा। और नारी, हमने पहले भी कहा कि हमारी सरकार की योजनाओं के केंद्र में नारी है। हम कोई योजना बनाते हैं तो हमारे सामने समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का चित्र होता है, और उसमें भी देखते हैं कि उसके परिवार का केंद्र नारी कैसे इस योजना के लाभ के केंद्र में आए। जैसे हमने पूर्ववर्ती सरकार में भी तमाम योजनाएं दी। जी, एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वो भी नारी के नाम पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना,
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये तमाम योजनाएं हम अपनी पूर्ववर्ती सरकारों में लेके आए, जिसका सार्थक परिणाम हमें उस वर्ग की महिलाओं में देखने को मिला जहाँ पे विकास योजनाओं की किरण नहीं पहुँचती थी। और इससे आगे बढ़कर के हमने 15 अगस्त 2023 को लखपति दीदी योजना भी लाई स्वयं सहायता समूहों में, और डाकघर में हमने महिला सम्मान बचत पत्र भी दिया कि हमने कोई ऐसा क्षेत्र छोड़ा नहीं है, और जहाँ जहाँ से हम प्रयास कर सकते थे कि हमारे विकास की, हमारी योजनाओं का लाभ, हमारे देश की समृद्धि का लाभ महिलाओं तक पहुँचे, हमारी महिला शक्ति समृद्ध हो। और हमने संसद में भी नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला करके अपने एजेंडे को जाहिर किया है। और मैंने पहले ही स्पष्ट किया पहली राउंड में ही कि हमने अपनी जो भी कह लीजिए कि नारी शक्ति के चरणों में हमने अपना समर्पण संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। लेकिन उसमें भी समय आगे बढ़ा दिया। देखिए, समय आगे बढ़ाने का टेक्निकल कारण है, सबको मालूम, बिना जनसंख्या जनगणना के, बिना परिसीमन के इन स्थितियों परिवर्तन नहीं संभव है। लेकिन हम जो समय कर सकते थे हमने वो करके धर दिया। लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग इस बार जो प्रत्याशियों की सूची आएगी उसमें 33% हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। विवेक पांडे जी, मुलायम सिंह यादव अक्सर कहते थे, सुनील जी भी इस बात के गवाह होंगे कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में भागीदारी दी जाए। मैं आपके संगठन का एक आंकड़ा निकाल के लाया था कि प्रदेश कार्यकारिणी की अगर बात की जाए तो 11 महिलाओं को, महिला मोर्चा की बात मैं छोड़ दूंगा, वो बीजेपी की भी महिला मोर्चा, उसमें महिला पदाधिकारी होंगी, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी की बात की जाए तो करीब 1 दर्जन लोगों की ही भागीदारी है। भाई, कैसे आप बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं को न्याय देने जा रहे हैं? 1 दर्जन की भागीदारी तो मानते हैं ना आप, लेकिन जिस महिला सम्मान पे हम बैठे हैं इस पूरे पैनल में एक महिला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं की दिशा और दशा को आज भी पुरुष प्रधान मानसिकता से ही हम तय करने बैठे हैं। क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि आज अगर महिलाओं की बात है और महिलाओं से जुड़ी चर्चा है, महिलाओं के सम्मान से जुड़ी चर्चा है, महिला वंदन से जुड़ी चर्चा है, तो इस पैनल में मुझे लगता है कि आज महिलाओं का होना जरूरी था। लेकिन आज सोच अलग है। मैं चाह रहा था कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के जरिए ही हम महिलाओं के उत्थान की बात आ रहा हूँ, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। पुरुष प्रधान समाज की वजह से ही आज तक तो महिलाओं की स्थिति रही है। और जिस महिला सम्मान की, महिला वंदन की, महिला नीति की हम बात कर रहे हैं, मैं तो मंच से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज मुझे भी देख के आश्चर्य हो रहा है कि हम पुरुष ही बैठ करके उस पर चर्चा कर रहे हैं। महिलाओं की स्थिति पे चर्चा मुझे लगता है सबसे बेहतर महिलाओं को करना चाहिए। लेकिन अगर हम महिलाओं की स्थिति पे बैठ के आज ये चर्चा कर रहे हैं तो कौन सी नई बात है? हम ही तो चर्चा करते हैं, आज तक हम ही तो चर्चा करते हैं। इसी वजह से तो शायद उनकी दुर्गति है और इसी वजह से शायद वो आज स्थिति में है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। चूंकि अब आपका सम्मानित पैनल है, मैं उस पर कोई आलोचना और कमेंट कटाक्ष नहीं करूंगा। मैं यहाँ डिफर कर रहा हूँ आपके विचार से। मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं अपनी पत्नी को सम्मान दूंगा तो संभवतः समाज में अगर ये धारणा बन जाए तो स्वतः महिला का कल्याण हो जाए। अब ये तो आप सवाल देखिए ऐसे चुनावी, अब आप तो ये सवाल पत्नी के सम्मान को लेकर, मैं ये कह रहा हूँ कि मुलायम सिंह यादव लाख बार कहते रहे कि महिलाओं को आगे लाया जाए। नहीं, बिल्कुल। उस पर आप आगे कितना बढ़ेंगे? क्या इस बार जो प्रत्याशी आएंगे उसमें हम 33% कर सकते हैं? अभी तक तो जो आया है 6 या 7 है ना? नहीं, बिल्कुल सही बात है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बात है। मैं तो आज कहूंगा कि अभी जो आपने पहला वक्तव्य दिया पत्नी को सम्मान देने की बात, तो मैं किसी का, देखिए आज क्योंकि आज ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मैं किसी की आलोचना कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन ये बात सत्य है कि पत्नी को सम्मान देना बहुत जरूरी है। हमारे इस देश की पुरातन संस्था, सनातन व्यवस्था जो रही है, उसके अनुसार पत्नी अगर सम्मान नहीं मिल रहा है, पत्नी को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ना स्वर्ग आप देख सकते हैं, ना आप इस सुख को भोग सकते हैं, और ना इस मानव जीवन में आपका होना, मेरी बात है, मानव जीवन में ना आपका होना यथार्थ सिद्ध करता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां सनातन में लिखा है कि शास्त्रों में कि वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। यहाँ पे मंच पे मौजूद जितने सनातन सभी इस बात को स्वीकार भी करेंगे। तो जो पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, बिल्कुल सत्य बात है, वो संस्कारहीन होता है, वो संस्कारों से दूर होता है, वो समाज से विरक्त होता है, वो मानसिक रूप से कुरूप होता है। ये सनातन, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, मेरे व्यक्तिगत मत नहीं है। तो पत्नियों को सम्मान तो बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ, एक बात आपने जो कहा कि आंकड़ों की बात, देखिए जब किसी को अवसर देने की बात आती है तो भागीदारी केवल राजनीतिक बातों पे नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि आईटी सेक्टर में 50% की हिस्सेदारी हमने मैंडेट की थी, मैंडेटरी कर दी थी। इस व्यवस्था को तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। जिस महिला आरक्षण बिल की बात हो रही थी, क्या वो लागू हो गया?
मैं तो ये पूछ रहा हूँ। और ये जिम्मेदारी केवल भाजपा की नहीं है, ये सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि जो समाजवादी पार्टी की ओर से कई बार उसमें वो हुआ, मैं वही कर रहा हूँ। नहीं, मैं उस पर ही आ रहा हूँ, क्योंकि उस समय समीकरण दूसरे थे। उस समय एक एनआरसीए की बात हो रही थी, एनआरसी की बात हो रही थी, उसी में आप आरक्षण भी लेके आ रहे थे। तो हम तो ये पूछ रहे थे कि इसको किस आधार पर किया जाएगा। विरोध नहीं किया गया था, स्पष्ट करने की बात की गई थी। और उससे बड़ी बात मैं कहता हूं कि ये तो अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए ना कि आज पहली बार इस मंच पे जितने राजनीतिक दल बैठे हैं सभी एक साथ एक आवाज बुलंद करके महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज बिल्कुल इस सकारात्मक स्वरूप का स्वागत भी होना चाहिए। इसमें तो कोई आलोचना की बात है, क्योंकि मुझे लगता है जितने राजनीतिक दल हैं, जितने यहाँ पे समीक्षक हैं, चाहे आप हों चाहे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हों, हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने स्तर पे किसी महिला बच्ची का बिल्कुल यकीनन कहीं ना कहीं सहायता करने का प्रयास किया होगा जीवन में। और बिल्कुल हम चूंकि घर परिवार के जिम्मेदार लोग हैं, इस समाज नागरिक इस समाज के, तो हम लोग तो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हाँ, एक चीज पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा, लेकिन अगर आप अनुमति देंगे। चूंकि महिला सुरक्षा देखिए हर सरकार के लिए चुनौती होती है। मैं आज इसको डिबेट को बिल्कुल आलोचनात्मक नहीं लेके जाना चाहता, मैं एनसीआरबी के आंकड़ों में भी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं सुझाव की बात करूंगा कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को, स्थिति को और बेहतर करने के लिए, जैसे हम 1090 लेके आए थे, 108 एम्बुलेंस लेके आए थे, मुझे लगता है इस तरीके से योजनाओं को और प्रमूर्त रूप देते हुए उत्तर प्रदेश में स्पेशल वुमेन टास्क फोर्स बनाने की आवश्यकता है। कारण ये होता है कई बार पॉक्सो की बच्चियां जो होती हैं, गैंग रेप की जो पीड़िता होती हैं, वो पुरुष अधिकारियों के सामने असहजता महसूस करती है। केवल 164 के बयान के माध्यम से आप उसको सार्थक नहीं कर सकते, क्योंकि प्राथमिक जांच जो होती है, प्राथमिक जो शिकायत होती है, उसमें सरकार ने महिला थाना को विस्तार भी दिया है मेरे ख्याल से। नहीं, पिंक बूथ बनाए गए, बिल्कुल मैं उस पर आ रहा हूँ, पिंक बूथ बनाए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम सार्थक बातें कर रहे हैं तो सार्थकता में अगर स्पेशल वुमेन टास्क फोर्स भी बना दी जाए, जिसमें कि केवल महिलाओं से जुड़ी बातें सुनी जाए, वहां काउंसलर थानों में उपलब्ध हो, उसको चाहे आप पेड ग्राउंड पे रखिए, थानों में ही महिला वकीलों की नियुक्ति की जाए, ताकि महिलाओं से जुड़े जितने भी, वहीं पे आप उत्तर प्रदेश जो महिला कल्याण समिति की जो सदस्य हैं उनको नियुक्त करिए। अरे भाई, मैं कहता हूं भारी बढ़ेगा ना राजस्व का, तो राजस्व का भार मेंटेन करने के लिए, उसको कवर करने के लिए कई तरीके से हम कर सकते हैं। बेहतर सुझाव है। हाँ, मैं सकारात्मक, मैंने कहा ना, मैं आज इस डिबेट को आलोचनात्मक नहीं ले जाना चाहता, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि महिला सम्मान, महिला सुरक्षा हर दल का, हर परिवार का विषय है। मेरे आपके घर की महिलाएं हैं, मेरे आपके घर की बच्चियां हैं, सभी असुरक्षित हैं, तो सभी के लिए यह बात होनी जरूरी है। और सभी अगर सुरक्षित हैं तो मुझे लगता है कि हमारी उपलब्धि है। तो मुझे लगता है थानों में पहले तो एक महिला वकील को आप अपॉइंट करिए परमानेंट, स्थायी रूप से, जिनकी 2 शिफ्ट में ड्यूटी होनी चाहिए। उसके बाद का मनोचिकित्सक काउंसलर उस वहां पे ही होनी चाहिए। और वन स्टॉप सेंटर, में पहली बार खुल के आपके मन से कह रहा हूं, वन स्टॉप सेंटर आज मोदी सरकार की अच्छी पहल है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन उस व्यवस्था को थानों के स्तर तक, चौकी स्तर तक लाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सी अज्ञान महिलाएं अभी भी उसके बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं है। तीसरी बात, थानों में आप महिला वकीलों की नियुक्ति करिए, ताकि अगर कोई भी शिकायत आती है तो उस पर प्रारंभिक कानूनी सलाह लेकर के तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई क्रियान्वित की जा सके। ऑनलाइन एफआईआर की जो व्यवस्था है, उसमें कुछ विशेष अपराधों को छोड़ करके गंभीर अपराधों की श्रेणी उन्मुक्त की गई है, जिसको कि उसमें उन्मोचित करने के, उसमें उन्मुक्त करने की आवश्यकता है। उन्मोचित है क्योंकि उसमें केवल आप चोरी, सामान गिर गया, कोई अज्ञात आपका वो है, तो उसी, तो मुझे लगता है इसको भी बढ़ाने की ब्रॉड लेवल पे आवश्यकता है कि ऑनलाइन एफआईआर गंभीर अपराधों में, महिला से जुड़े अपराधों में, बच्चियों से जुड़े अपराधों में भी दर्ज की जाए। और प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात जो उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं करती, जीरो एफआईआर की व्यवस्था महिला अपराधों में मैंडेट कर दी जाए, ताकि कहीं भी, किसी भी थाने में, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है तो आप थाने स्तर पे, चौकी स्तर पे जीरो एफआईआर तत्काल दर्ज कीजिए और सबूत मिटने से पहले उसकी अग्रिम विवेचना करते हुए उनको सुनिश्चित करिए। ये सुझाव स्वागत योग्य, मैं ये चाहूंगा, मेरी ओर से भी एक सुझाव होगा और सुनील जी भी चाहेंगे कि ये सुझाव रहे कि समाजवादी पार्टी इसे अपने संकल्प पत्र में भी शामिल कर ले। हम पूरा प्रयास करेंगे, सुझाव मेरे हैं, बिल्कुल मैं इसको अपने मैनिफेस्टो में डालने की पूरी प्रयास वो करूंगा, मैं बाकायदा लिखूंगा, क्योंकि मेरे सुझाव है। मैंने कहा ना, मैं तो इसको खुद कह रहा हूं, मैं तो विधिक व्यक्ति हूं। आपके पास आना चाहूंगा भाई, ये ट्रेंड तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक चेतावनी है कि 2014 और 2019 की बात की जाए तो महिलाओं का रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर दिख रहा है। इस बार भी बहुत कुछ है बताने के लिए। महिला आरक्षण विधेयक जैसा हथियार है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो कमियां कहां रह जा रही हैं कांग्रेस में? कांग्रेस को लेकर के हो या समाज को लेकर के हो, हम यहाँ बैठ करके अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सुझाव दे रहे हैं,
लेकिन मेन काम होता है उसको अमली जामा पहनाना। 70 सालों में कितना अमली जामा पहनाया गया? मंशा देखना पहले तो। अच्छी बातें कर देने से अगर समाज अच्छा हो जाता तो मुझे नहीं लगता था कि हमको कोई बैठ करके इस विषय पे चर्चा करने की जरूरत होती। अच्छे सुझाव निकल के हमेशा सबके पास रहते हैं अच्छे सुझाव। आज मंशा देखिए, आज मैं नहीं कहता किसी राजनीतिक दल चाहता है कि ऐसी घटनाएं हो, लेकिन आज राजनीतिक मंशा देखिए। जब अगर एक पीड़ित है वो इतना बड़े समाज को प्रतिनिधित्व करती है, वो इतनी सशक्त महिला है जो आज भारत के लिए ओलंपिक्स पे जाकर प्रतिनिधित्व करती है, वो उस मजबूत महिला को भी आज अपने बात को लड़ने के लिए किस तरीके से उत्पीड़न सहना पड़ रहा है। और आज वो संस्था, आज वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस व्यक्ति को कितना साहस दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है, तब जाकर एक FIR हो रही है। बात बड़ी बड़ी बातें करने की नहीं है, बात बड़ी बड़ी बातों को अमली जामा पहनाने की है। आपकी लेकिन मोहित जी, आपकी ओर से कमी भी तो देखने को मिलती है ना भाई। बड़े बड़े आपराधिक घटनाएं होते हैं, चुनाव के वक्त तो प्रियंका जी पहुंच जाएंगी थाने पर। उसके बाद यूपी में जो लगातार घटनाएं हो रही है, देश में कई ऐसे बड़ी घटनाएं हैं जिसका जिक्र हम और सुनील जी कर सकते हैं। वहां पे वो नदारत नजर आते हैं। वो करना पड़ेगा, घाटमपुर की घटना के लिए करना पड़ेगा, आपको हाथरस की घटना के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि मंशा अगर अच्छी केवल आलोचनात्मक ना हो तो बात रखते हैं, ये तो इस संसार में चलती चली आ रही है। आप नारी बंधन को बता रहे हैं 70 साल पे 60 साल तो आप ही का राज रहा मोहित जी, किसके ऊपर क्वेश्चन लगा रहे हैं? मैं बोल लूं ना। हाँ बोलिए। मैं चुप रहा आप जब बोले हैं। हमारा राज अभी आज ग्राम पंचायत स्तर पे भी एक महिला प्रतिनिधित्व करने के लिए हकदार है। हमारा ही राज अभी आज इतने महिला की सुरक्षा करने के लिए कानून बने। हमारा ही राज कि आज ये बातें होती हैं, नारी बंधन बिल को लेकर जब आ रहे हो तो ये कांग्रेस के नेता ने अपनी पत्नी काट तंदूर भून दिया था। जी बोलिए, जवाब दीजिए मोहित जी। अगर बीच में इंटरप्ट करना है तो फिर फायदा नहीं, बोलिए भाई, ये डिबेट है, चर्चा है। हाँ। नहीं तो अपने समय पे बोल दे, मैं भी जो साथ बैठा। हाँ ठीक है, बोलिए। बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं तो यही आपको याद दिला रहा हूँ। वही बात है, मैं कह रहा हूँ ये गंभीर मुद्दा है, और केवल सुझाव और अच्छी बातें करने से कतई समाज में कोई वो नहीं होने। ये मंशा देखनी ही पड़ेगी। आज प्रियंका गांधी जब लड़की लड़ सकती हूँ करती है, और यहाँ पर 1/3 महिलाओं को सीट आरक्षित करती है कि नहीं सीट दूंगा विधानसभा में, तो वहां पर महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना प्रतिनिधित्व खुद तय करके कम से कम जिता करके भेजें। आज महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं हम आपस में एक दूसरे को सशक्तिकरण दें। आज जब ग्राम प्रधान लेवल पे महिलाओं के लिए कानून लाया जाता है तो वो भी राजीव गांधी की सोच होती है, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सोच होती है। आज लगातार नारी बंधन का बिल लेकर के 10 साल के बाद में लेकर के आए हैं। ये जब 2014 में राज्यसभा से पास हो जाता है तो लोकसभा में यही लगातार अड़ंगा लगाते रहे लोग। तो ये बातें लानी ही पड़ेंगी पटल पर, इनकी मंशा क्या रही है, और ये बैठ करके अच्छी बातें करते रहे, इससे केवल बात बन जाएगा, समाज सुधर जाएगा। तो मैं कतई बिल्कुल आप लोगों से आपत्ति रखता हूँ। कहीं ना कहीं उसको विमर्श में लाना पड़ेगा, हमें एक दूसरे गलतियां विमर्श में लानी पड़ेगी, उनको सुधार के लिए समाज के लोगों को आते हैं। जरा विवेक जी से जवाब ले लेते हैं। हाँ, मोहित का जवाब ले ले विवेक जी। नहीं, हम एक उदाहरण और दे दूं, हमारे सामने निर्भया हुआ। आज निर्भया के परिवार की क्या स्थिति, कितना सुदृढ़ बनाया गया, क्योंकि वहां मंशा थी। मंशा देखिए आप, केवल मंशा के बिना कहीं कोई सार्थक बहस नहीं हो सकती, सार्थक कार्य नहीं हो सकता। विवेक जी, आपकी मंशा नहीं है भाई, सही आप सिलेंडर बांट रहे हो, सिलेंडर भर भी पा रहा है कि नहीं भर पा रहा, उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, केवल प्रचार करना है। आप मकान दे रहे हो, मकान देने में उससे क्या कमीशन ली जा रही है, क्या नीचे स्तर पे वो खुद मंत्री के सामने बोल रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। अगर इन विषयों पर चर्चा ही नहीं होगी, मंत्री मिनिस्टर को ताकत के लिए कि वो कितने ताकतवर है, कुछ भी करने को तैयार है, अगर ये नहीं पटल पे लाया जाएगा तो हमारी चर्चा निरंतर है। आज ताकतवर हर तरफ से कहीं ना कहीं उत्पीड़न करने के लिए ठीक है, जवाब ले ले, ताकत के पीछे की ताकत को देखना पड़ेगा। जी मोहित जी जवाब ले लेते, विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए संजय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने 70 साल का जवाब मांगा है। 70 में करीब 50 से 55 साल तो देश पे इन्हीं का राज रहा है, और इनके समय में नारियों के साथ क्या क्या हुआ है वो विस्तार से बताऊंगा तो कांग्रेस प्रवक्ता विचलित हो जाएंगे। बता दीजिए। तंदूर कांग्रेस नेता ने अपनी पत्नी को काट के तंदूर में भून दिया, ये आपके माथे पे कलंक है।
इसी तरीके बस। से रुक जाइए, आप ही के शासन में आप ही के पार्टी के अंकिता नेता भंडारी पुत्रों ने उत्तराखंड। आप ही के नेता पुत्रों ने दारू न मिलने पे गोली चला करके मार डाला। दिल्ली की घटना है, तमाम मैं नाम ले लेकर बताऊं, नाम लेके बताइए ना। सुन लीजिए, ठीक है। इसी तरह राजस्थान में बच्चियों के साथ स्कूल स्तर पर ब्लैकमेल करके बलात्कार हुआ है, गैंगरेप आपके शासन में। कर्नाटक में भी आदिवासी महिला को नंगा घुमाया गया। आपकी जो गठबंधन की सरकार थी बिहार में, वहाँ दलित महिला को 1500 रुपए की निर्वस्त्र करके घुमाया गया। ऐसी तमाम चीजें हैं। और कुछ सबने मणिपुर देखा है सर। कुछ लोग कहने वाले राहुल गांधी सुकन्या कांड की भी चर्चा कर देते हैं। मैं उन सब सारी चीज़ों पर चर्चा ना करके हम तो अपनी शासन की बात करते हैं कि हम जब शासन में आए हमने नारी शक्ति के लिए क्या क्या किया, कैसे उसकी स्थिति आर्थिक रूप से समृद्ध हो, कैसे उसकी सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़े, कैसे वो सशक्त हो, और उसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। आप हमारे कार्य को चाहे जो चश्मा लगा के देखिए, आप झुटला नहीं सकते। हमारा काम दिल्ली की परेड में दिख रहा है, राजपथ पे अब लोकपथ हो चुका है, वहाँ दिख रहा है। हमारी नारी शक्ति वायुसेना में, थल सेना में, जल सेना में, अर्धसैनिक में, और सुन लीजिए, ये आपकी देन नहीं है। नहीं, ये सुन लो ये भाई। भारत का 1951 से बनाया भाई, हुआ आप एक एक करके गंभीर मुद्दा है, एक एक करके। अरे सुन लो अपने भैया, किस्में मत सुन भरने लो की कोशिश भैया, करिए ना। सुन लो। आज नारी की स्थिति 1951 से लेकर के 2014 तक जो सुदृढ़ हुई, सुनो उसी की भैया। देन है कि उसको आप आगे बढ़ा पा रहे हैं। आज सुन लो भाई, सुन लो नहीं तो आप लोग तो वो लोग अरे हैं ठीक कि है, नारी ठीक को है, स्वयं दर्जा मोहित मानने एक वाले मिनट हैं। सुन लीजिए, फिर वो भाई। जवाब। आज हमारे शासन काल में ये चीजें दिख रही हैं। आज अर्धसैनिक बलों के मोटरसाइकिल प्रदर्शन में भी नारियां दिख रही हैं। तो सदैव रही है भैया। अरे सुन तो लो, तो आप ये आपने तो 2014 के बाद होती। देखना चालू किया है। आपके समय में तो उसी झोपड़ी में राहुल गांधी झांकते थे, इसमें राजीव गांधी झांकते थे। हमने रिकॉर्ड संख्या में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया, चाहे वो शहरी लेकिन विवेक जी, गणतंत्र दिवस से ही आपकी रणनीति शुरू हो गई थी चुनावी। हम क्यों नहीं करेंगे भाई? हम तो कह रहे हैं कि हम पहले दिन से जनता के सामने प्रस्तुत रहते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके। हमारे हर योजना में समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति केंद्र में रहता है, और उसके भी केंद्र में उसकी महिला रहती है। अगर हमने राशन कार्ड भी दिया तो नारी के नाम पे दिया, उज्ज्वला योजना भी दी तो नारी के नाम पे दी। हम तो हर योजना में केंद्र में रखते हैं महिलाओं को। हम इनकी तरह सो करके थोड़ी जागते हैं। हम तो पहले दिन से काम करते हैं। हम पहले दिन से काम में जुट जाते हैं अपने। हम इनकी तरह सोते नहीं रहते। तकी साहब के पास चलेंगे। तकी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं पा रहा गरीब हमारा जी, क्या कह रहे हैं? तकी साहब बोलना चाह रहे थे। जो सुन लीजिए, उस पर भी कभी बात कर लीजिए। दोबारा भरवा नहीं पा रहा वो सिलेंडर। ये आपका एक मिथक है, हर कोई सिलेंडर दोबारा भरवा ले रहा है। आंकड़े देखिए, आप आंकड़ा अपने पास रखिए। आप तो वही हंगर इंडेक्स का आंकड़ा लेकर घूमने वाले लोग हैं। बताओ कि पाकिस्तान से इंडिया नीचे है, वहाँ आटे के लिए मार होती है। तकी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे? पूरे देश को त्रासर बट रहा तकी साहब आवाज आ रही है आप तक? इसीलिए आपकी बातों पर देश की जनता नहीं भरोसा करती। ठीक है। जरा तकी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। दीक्षित साहब जरा तकी जी को सुन ले, फिर सुनील जी के पास। साहब महिलाओं के बारे में बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। तकी साहब बताएं। इन्हीं के पार्टी के सोमनाथ भारती हैं को मारने में। एक मिनट वो बोल ले, फिर उसका जवाब आते हैं। ये बिलबिला जाते हैं लोग भाई। हम बिलबिलाते नहीं है, हम बिलबिलवा देते हैं। लोग बिल पकड़ लेते हैं। तकी साहब बोलिए। सच्चाई दिखा दो तो बिलबिला जाते हैं। अभी शांत हो तो मैं बोलूंगा। जी। भाजपा वाले खड़े होते हैं तो ये गंभीर मुद्दा है भाई, इसको हम लोग गंभीरता से लें। हाँ, तकी साहब बोलिए। कुलदीप सेंगर आम आदमी पार्टी की पंजाब में दिल्ली में सरकार है। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और रहे आम आदमी हैं। पार्टी अरे के सर, ये तो वही बात हो गई ना। छात्र रहे हमारे ग्राउंड वर्कर नहीं रहे हैं। ये कोई जवाब नहीं है, तो कोई तर्क नहीं है भाई। उसने ये अपराध किया तो हम भी अपराध करेंगे। अपराधी संरक्षण विवेक जी, मोहित साहब जरा तकी साहब को भी बोलने दें, वक्त सबके लिए है। हाँ तकी बोलिए। करो, आम आदमी पार्टी की इस पर दिल्ली में पंजाब में सरकार है। दिल्ली में हमारे 62 विधायक हैं और पंजाब में हमारे 92 के आसपास विधायक है। लेकिन पंजाब में और दिल्ली में हमारे महिला विधायक, जैसे हमने महिला विधायकों की बात की, महिला विधायक अच्छे खासे हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की 13 विधायक जो महिला है, और पंजाब सरकार में जीतने में
महिला विधायकों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और मुझे गर्व होता है कि हर तरह की महिलाएं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और सामाजिक कार्य करने वाली महिलाएं हो, सब आम आदमी पार्टी के साथ हैं और वो बड़े नंबर में अच्छी खासी संख्या होती है। अगर आपके पास 92 विधायक में 13 विधायक जो है वो महिला है और दिल्ली में भी विधायक हैं और वहां पे जो शिक्षा मंत्री मतीशी जी हैं वहाँ पे बहन अमरोल निभानी है, राखी बिल्दार। भाई विवेक जी का एक सवाल है, उसका भी जवाब ले लीजिए। भाई सारी महिलाएं पढ़ी लिखी आपकी पार्टी के साथ है, तो सोमनाथ भारती की क्या जरूरत पड़ गई है? तो आप ऐसी महिला को टिकट देते हैं? सोमनाथ भारती के बारे में जो बकवास कर रहे हैं ये कर सकते हैं, इनसे पूछे कि हाथरस की घटना हुई थी उसमें तब ये कहा था बीजेपी ने क्या रोल किया था? मणिपुर में जो महिलाएं नंगी चलाई गई वो सबने देखा, उसके बाद बीजेपी क्यों नहीं गई और प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे? बिल्किस बानो के गुजरात में हुआ था, पूरे दुनिया में देखा और जो बलात्कारी जिनको बीजेपी के लोगों ने माला पहनाई थी उनका सम्मान किया था। कठुआ वाला कास जम्मू में हुआ था, जो बलात्कारी जिनको बीजेपी के लोगों ने माला पहनाई थी उनके लिए यात्राएं निकाली थी सम्मान में। वो बीजेपी ना बोले महिला सम्मान के बारे में, और महिला के बारे में इतनी सम्मान है तो कितने मुख्यमंत्री बीजेपी के अंदर है जो महिलाएं? बताइए कितने राज्यों में सरकार, कितने मुख्यमंत्री महिला बीजेपी में? और प्रधानमंत्री महिला क्यों नहीं बनाते? गृह मंत्री महिला क्यों नहीं बनाते? रक्षा मंत्री महिला क्यों नहीं बनाते? सवाल तो यही है तक कि मेरा भी विवेक जी, विवेक जी महिलाओं के रक्षण की बात करें ना, महिलाओं के रक्षण की बात करें। ठीक है विवेक जी से मैं संघ प्रमुख विवेक जी से मैं महिला पूछता हूं, क्यों नहीं होता विवेक इनका? जी आपको ये लगता नहीं है कि महिलाओं पे वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करने की ये कोशिश की जा रही है? वो महिला नहीं है इनका देश की सियासत में तो बात करें ना, कितनी महिला है? सरकार की चाबी कुलदीप महिला सिंह के के रखी चेहरे है। में आसाराम निर्मला सीतारमण जी हमारी सबसे जाके पूरे सरकार की बीजेपी के लोग हैं। चाबी महिला के पास हमारे यहाँ तो है। भाई बिना बिना में तुरंत वाले कोई योजना चल रही है क्या? तो हमने तो पूरी सरकार की चाबी महिला सौंप रखी है। अरे भाई तो कांग्रेस को भी कहने को हो जाएगा ना कि उन्होंने भी अरे राष्ट्रपति मणिपुर बना में दिया जो महिला योजना को। चली उसके बारे में क्या है? विवेक जी, महिलाओं के सम्मान हुआ विवेक था। जी नहीं विवेक जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि भाई हमें तो लगता है कि ये पूरी रणनीति सिर्फ वोट बैंक है, महिला वोट बैंक के ध्रुवीकरण को लेकर के है। बीजेपी पहले से चली आ रही है, गणतंत्र दिवस में भी नारी शक्ति वंदन की बात की गई। तो साहब आप लोग कहाँ फेल हो जा रहे हैं, विफल हो जा रहे हैं? जी सपा प्रवक्ता। अच्छा, आप सवाल मुझसे था, मैं वही जी। सोचा था मैं कि मुझे कंफ्यूजन हो गई कि दो विवेक बैठे हैं, आप किससे पूछ रहे हैं? नहीं देखिए, हम फेल कहीं नहीं हो रहे हैं। मैं बल्कि इतनी देर से देख रहा था, मैंने शुरू में ही बतौर राजनीतिक प्रवक्ता लेकिन मैंने एक बात कही थी कि ये हर राजनीतिक दलों की समस्या है। लेकिन इतनी गंभीर विषय पे आप देखिए आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया ना, तो मुझे लगता है कि अगर गंभीर और गंभीरता इस शब्द में जो महीन लकीर का अंतर है, अगर आज हम उस पर बात कर रहे होते तो यहाँ पे बात सुझाव और विषयात्मक होते, सुझाव पूरक होते, सुझावपूर्ण होते। हमें क्या करना है, हमें उस दिशा में बात करने की आवश्यकता है, न कि क्या हुआ है। अगर आप इतिहास में देखेंगे उठा के तो कई ऐसी कालिखें पुती हुई हैं हर राजनीतिक दल पे, हर सामाजिक संगठन पे, जिसको आप हटा नहीं सकते। मेरा कहना यह है कि वर्तमान चुनौतियां जो आज हमारे सामने महिला सशक्तिकरण को लेकर के हैं, महिलाओं की समस्याओं को लेकर के हैं, क्या इतनी देर में कोई सार्थक बात सामने आई है जिसपे कि सुझाव या सुझाव पूरक बात आई हो, जिसपे कि हम आगे परिचर्चा को बढ़ाने का काम कर सके? अगर इसी तरह से बात करनी है तो मुझे लगता है हम एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके जब से भारत आजाद हुआ तब से चर्चा करना शुरू करते, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलना है? मुझे लगता है कि किसी को यहाँ पे आज क्लीन चिट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई क्लीन चिट के हिस्सेदारी में नहीं आता, वो भले मैं क्यों ना बैठा हूँ। सही बात है। अगर हर मैं बड़ी निष्पक्ष बात कर रहा हूँ, देखिए महिला केवल और केवल आपके लिए मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। महिला एक ऐसा विषय है जिससे कि समाज की उत्पत्ति होती है, जो समाज को दिशा और दशा बदलने का काम करती है। मैं पुनः कह रहा हूं कि कुछ सुझाव जो मैंने दिए हैं, सरकार को उस दिशा में कार्य करने की सार्थकता से आवश्यकता है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात ले लेते हैं। कंक्लूजन में अपनी बात को, चूंकि अब आपने अवसर दिया, मैं कंक्लूड ही कर दे रहा हूं। विवेक जी सोनील जी का जरा 1 मिनट में कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि अब वाइंड अप करने का समय आ रहा है हमारा। हाँ, कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी ने भी कुछ कदम महिलाओं के लिए अच्छे उठाए थे। जैसे अभी चर्चा हुई 1090 की, वुमेन पावर, इसकी शुरुआत उन्होंने की। इसके बाद 108 सेवा, एम्बुलेंस सेवा उन्होंने शुरू की, 102 उन्होंने शुरू की। उसके बाद डीबीटी की भी शुरुआत अखिलेश जी ने ही आरंभ की। क्यों विवेक जी? देखिए, जब कोई राजनीतिक दल का नेता आता है तो कुछ अपनी अच्छाइयां भी रखता है, कुछ
उसकी बुराइयां भी होती है, ये उसकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। चर्चा हम महिलाओं कर रहे हैं संजय जी, तो वास्तव में महिलाओं की स्थिति आज भी बड़ी बुरी है। जो शिक्षित बहन बेटियां हमारी हैं उनको छोड़ दीजिए, जो अशिक्षित हैं, घरों के अंदर कैद हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनकी अंतरात्मा ही जान रही होगी कि समाज में कैसे वो जी रही हैं। ठीक है, वक्त अब यहीं तक इजाजत दे रहा है क्योंकि इशारा हो चुका है मुझको डिबेट को वाइंड अप करने का। तो जाहिर सी बात है, चर्चा आधी आबादी को लेकर के काफ़ी लंबी हो सकती है, समस्याएं भी उतनी हैं, वादे भी उतने ही हो रहे हैं, दावे भी उतने हो रहे हैं। हम सारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस गंभीर चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए, क्योंकि आम सभा चुनाव में इस बार आधी आबादी को लेकर के तमाम सियासी मंच से दावे किए जा रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि नीतियाँ भी आती हैं, योजनाएं भी आते हैं, लेकिन उसका पूरा असर संभवतः आधी आबादी तक नहीं पहुंच पा रहा है। अभी भी ग्रामीण अंचल की महिलाओं को हमें देखने की आवश्यकताएं हैं। और नारी अपराध को लेकर के तमाम तरह के कानून हैं, लेकिन फिर भी आज अपराध साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर इन सब पर विराम लगने की आवश्यकता है। और वाकई हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी ने साफ कहा कि सियासी दलों की मंशा सही होनी चाहिए आधी आबादी को लेकर। सिर्फ सियासत और वोट बैंक के लिए ही आधी आबादी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो इस गंभीर चर्चा में हमारे साथ जो भी लोग थे उन्होंने अपने गंभीर मंतव्य दिए, और जाहिर सी बात है इस पर लेकर आने वाले दिनों में भी चर्चा का दौर जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर यह गंभीर मुद्दा है। और 1951 से लेकर के 2019 तक की अगर बात की जाए तो 5% से बढ़कर केवल 15% सांसद में हिस्सेदारी, यह निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। अब महिला आरक्षण सबके सामने है। देखने वाली बात होती है कि आधी आबादी किस सियासी दल या किस गठबंधन की ओर जाता है, लेकिन ये तय है कि आधी आबादी जिस ओर अपना रुख करेगी, निश्चित तौर पर दिल्ली की सत्ता उसके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। इस डिबेट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।
सजेगी चुनावी महफिल, उड़ेगा गुलाल। जश्न होली में सियासत धुआंधार, गीतों से सजेगा मंच, कविताओं में घुलेगा सियासी रंग। रंगों के बीच सियासी हुड़दंग,